राजयोग ये दो शब्दों से बना है। राज और योग। योग का मतलब होता है युति। राजयोग बनता कैसे है? ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन से बनता है। और ये दो तरह के होते हैं। एक होता है राजयोग और दूसरा होता है अरिष्ट योग। अरिष्ट योग खराब योग है। राजयोग अच्छा योग है। राजयोग के बाबत जो है, पहले जो राजा लोग होते थे उनकी कुंडलियों में राजयोग को देखा जाता था, क्योंकि वो राजा के या तो वो समकक्ष होते थे या राजा होते थे। जिनके भी राजयोग अच्छे होते थे, ऐसे राजा दूसरे राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने राज्य को बढ़ाते थे। और इसी प्रकार से जिन विद्वानों की कुंडली में ये राजयोग होते थे, वो राजयोग हायर लर्निंग में बहुत बड़े विद्वान बनते थे। इसी प्रकार से जिनके राजयोग धन से संबंधित होते थे, वो लोग महंत बनते थे। वो ऐसे सामंत बनते थे या ऐसे महाजन बनते थे या ऐसे बिजनेसमैन बनते थे जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती थी। उनके गल्ले में बहुत पैसा होता था, उनके पास में बहुत सोना चांदी वगैरह होता था। आज की उसमें जो राजयोग है, वो आज जो मिनिस्टर्स बनते हैं, आज जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बनते हैं या कॉरपोरेट लेवल पे जो बड़े अधिकारी बनते हैं या एमडीज बनते हैं या मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रारंभ करके उसे बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, उन सबकी कुंडलियों में इस तरह के राजयोग पाए जाते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स बने। कोई आदमी कॉर्पोरेट के लेवल पे अगर बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचता है तो उसकी कुंडली में भी राजयोग होते हैं। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उन सब की कुंडलियों में राजयोग होते हैं। जो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी, एलाइड सर्विसेज के अधिकारी होते हैं और ऊंचे ओहदों पे पहुंचते हैं, उनकी कुंडलियों में भी राजयोग होते हैं। तो जो राजयोग है एक तरह से युति का योग है, यानी ग्रहों की युति का योग, जो कि बृहत पाराशर होराशास्त्र में जिसका विस्तार से दिया गया है। और बृहत पाराशर होराशास्त्र के अनुसार पारामीर की बृहत जातिका में और इसी प्रकार से सारावली के अंदर मंत्रेश्वर की फल दीपिका में और इसी प्रकार से नाड़ी ग्रंथों में राजयोग जो दिए गए हैं, अगर आप उनका टोटल ले लें तो कम से कम 1100 1200 राजयोग आते हैं। इसमें डॉक्टर बीवी रमन की एक पुस्तक भी है जो है 365 राजयोगास पे, जो बहुत महत्वपूर्ण राजयोग हैं 365, उन पे उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। उस पुस्तक को आप लोग खरीद सकते हैं। ये कैसे बनता है? ये जो राजयोग बनते हैं किसी एक हाउस में दो ग्रहों की युति के द्वारा बनते हैं, या दो ग्रह अगर आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, यानी एक ग्रह जो है दूसरी ग्रह की राशि में बैठा है और उसकी राशि में दूसरा ग्रह बैठा है, यानी राशि परिवर्तन है। जैसे कहने का मतलब है कि शुक्र की राशि है तुला, शुक्र तुला राशि का होकर अगर सपोज मेष में बैठ जाए मंगल की राशि में, और मंगल तुला में बैठ जाए, तो राशि परिवर्तन हो गया। मंगल की राशि है मेष और मंगल बैठ गया तुला में शुक्र की राशि में, और शुक्र जो है, जो कि तुला राशि का मालिक है, वो मंगल की राशि में मेष में बैठ जाए, तो राशि परिवर्तन योग हो गया। तो जो राशि परिवर्तन योग है, ये भी अपने आप में एक राजयोग है। इसी प्रकार से राजयोग तब भी बनते हैं जब दो ग्रहों के नक्षत्रों का परिवर्तन होता है। दो ग्रहों के नक्षत्र आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी एक ग्रह का जो नक्षत्र है, एक ग्रह सपोज एक ग्रह सूर्य है, वो बृहस्पति के नक्षत्र विशाखा में बैठा है और बृहस्पति जो है सूर्य के नक्षत्र कृतिका में बैठा है, तो यानी कि वो नक्षत्र परिवर्तन हो गया, तो ये भी राजयोग हो गया। जब दो ग्रह एक दूसरे से केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठते हैं, तब भी एक युति बनती है और उसे हम राजयोग कहते हैं। इसी प्रकार से कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से द्वितीय में, द्वादश में, छठे में, सातवें में, आठवें में अगर बैठता है, तब भी राजयोग फॉर्म होते हैं। दो ग्रह आपस में एक दूसरे से द्वितीय में, द्वादश में,
छठे में, 7वें में, 8वें में बैठते हैं, तब भी युति फॉर्म होती है और राजयोग बनते हैं। वो आगे आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो यानी कहने का मतलब है जो राजयोग बन रहे हैं, वो इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशल कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो कि हाई पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस के माने जाते हैं। तो वो राजयोग होते हैं एक व्यक्ति की ज़्यादा वेल्थ के भी हैं, तो साथ में सोसाइटी के अंदर उसकी पोजीशन के भी हैं। और कुछ ऐसे अरिष्ट योग होते हैं जो आदमी को मिज़रीज़ देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। तो वो या तो उसके अंदर दुर्भावना देते हैं या उसको डिफ़िकल्टीज़ देते हैं। तो वो राजयोग के विपरीत अरिष्ट योग होते हैं। तो वो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन राजयोगों पे आधारित बहुत से ज्योतिषी सिर्फ़ राजयोगों पे आधारित ही पूरा ज्योतिष करते हैं फलित। अब जैसे जो राजयोग हैं, जो हाई पॉलिटिकल पावर्स को दिखाते हैं, वो एक दूसरे तरह के होते हैं, जो कि हाई पोजीशन सरकार के ओहदों में दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे राजयोग होते हैं, जो धन से संबंधित होते हैं। वो आदमी की वेल्थ की पोजीशन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे राजयोग होते हैं, जो ज्ञान से संबंधित होते हैं। उन्हें ज्ञान योगास कहते हैं, राजयोगास को। वो हाई नॉलेज को और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति को एनलाइटनमेंट की तरफ को ले जाने वाले होते हैं। फिर कुछ अरिष्ट योग होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में मिसफॉर्च्यून, डिफिकल्टीज इन सबको दिखाते हैं। इन किसी भी राजयोग में राहु और केतु को इंक्लूड नहीं किया गया है और जो चंद्र से बनने वाले राजयोग हैं, उसमें सूर्य को इंक्लूड नहीं करते और सूर्य से बनने वाले राजयोगात में चंद्रमा को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसका मतलब एक नियम ये है कि राहु और केतु को राजयोग में इंक्लूड नहीं किया गया है और जो सूर्य से बनने वाले राजयोग हैं उसमें चंद्र को इंक्लूड नहीं किया गया है और जो चंद्रमा से बनने वाले राजयोग हैं उसमें सूर्य को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब जो चंद्रमा से बनने वाले जो राजयोग होते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। चंद्रमा से बनने वाले जो राजयोग होते हैं, पहला राजयोग है सुनफा, दूसरा है अनफा और तीसरा है दुर्धरा। तो जो सुनफा राजयोग होता है, वो सूर्य को छोड़कर चंद्रमा से द्वितीय भाव में, राहु केतु को तो लिया ही नहीं जाता, मैंने आपको बताया राजयोग में। तो सूर्य से मतलब चंद्र से द्वितीय भाव में कोई भी दूसरा प्लैनेट बैठा हो, राहु केतु और सूर्य को छोड़कर, राहु केतु को तो लिया नहीं जाता और सूर्य चंद्रमा से बनने वाले राजयोगों में सूर्य को नहीं लिया जाता। तो जो सुनफा योग है, उसमें चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई भी अगर ग्रह बैठा है, तो ये सुनफा राजयोग बनता है। सुनफा राजयोग जो है, देखिए चंद्रमा से बनने वाले जो राजयोग हैं, उनको आपको समझना होगा। चंद्रमा ईज़ी गोइंग मनी को बताते हैं। चंद्रमा धन की अधिकता को बताते हैं। चंद्रमा एक व्यक्ति के निर्मल व्यवहार को बताते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि चंद्रमा जो है मन का कारक होने के लिए की वजह से चंद्रमा मानसो जायते। चंद्र लग्न के संवत होने के लग्न के बराबर का ग्रह होने के बराबर और दशाएं सारी चंद्रमा से निकलने की वजह से चंद्रमा से बनने वाला जो राजयोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा बली राजयोग माने जाते हैं। तो चंद्रमा के द्वितीय भाव में अगर सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर कोई भी दूसरा ग्रह आता है, ये सुनफा राजयोग बनता है। सुनफा राजयोग में व्यक्ति को काफ़ी धनाढ्य होने का बनता है, उसे सोसाइटी के अंदर नोबल प्रोफ़ेशन में होने का बनता है और उसको बहुत मान-सम्मान की स्थितियों में आने का बनता है। यानी कि और जिस ग्रह की वजह से ये सुनफा राजयोग बन रहा है, उस ग्रह की बहुत अधिकतम उस व्यक्ति के जीवन में बारिश होती है। जैसे अगर गुरु होगा तो ज्ञान की वर्षा करेगा, वेल्थ की वर्षा करेगा। अगर बुद्ध होगा तो इंटेलिजेंस की वर्षा करेगा, उसको उसको जो है बहुत योग्य बनाएगा, उसे बहुत पैसा, धन वगैरह देगा, तो साथ में एक मैनेजमेंट भी देगा। शुक्र जैसा प्लैनेट अगर सुनफा योग बनाएगा तो ऐसे व्यक्ति को जो है लग्ज़ूरियस लाइफ़ देगा, उसे अच्छी पत्नी देगा, उसे अच्छे बच्चे देगा, उसे अच्छा एक घर का वातावरण मिलेगा।
उसको प्रॉपर्टीज वगैरह मिलेंगी। अब इसके बाद जो दूसरा राजयोग आता है उसे कहते हैं अल्फा। जब चंद्रमा से द्वादश भाव में, अर्थात चंद्रमा से 12वें भाव में कोई भी ग्रह सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर कोई दूसरा ग्रह अगर बैठा होता है तो उसे हम अल्फा राजयोग कहते हैं। ये चंद्रमा को बहुत बल देता है और इसमें जो है व्यक्ति बहुत धीर प्रकृति का होता है, धैर्यवान प्रकृति का, और वो जीवन के अंदर धैर्य के द्वारा वो धनार्जन करता है और बहुत बड़े लेवल पे पहुंचता है। उसको राज समाज में बहुत इज्जत मिलती है। अब उसके बाद आता है दुर्धरा राज। दुर्धरा का मतलब हो गया कि चंद्रमा से द्वितीय तथा द्वादश भाव में, चंद्रमा से सेकंड एंड 12th हाउस में, तो क्या है कि जो दुर्धरा जो राजयोग है उसमें चंद्रमा के द्वितीय में और द्वादश भाव में राहु, केतु और सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह अगर बैठते हैं तो वो दुर्धरा राजयोग कहा जाता है, चंद्रमा से बनने वाला। और दुर्धरा राजयोग जो है उसमें जो ग्रह इसको बना रहे होते हैं उन ग्रहों के कारकत्वों की बारिश होती है उस व्यक्ति को। उसका चंद्रमा बहुत सुदृढ़ माना जाता है, स्ट्रांग माना जाता है, और चंद्रमा धन का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत धनाढ्य बनाता है और ऐसे व्यक्ति को राज समाज के अंदर मान की स्थितियों में ऊपर उठाता है। ऐसा व्यक्ति जो है राजा के समकक्ष बनता है दुर्धरा योग होने में। लेकिन आपको जो शर्त मैंने बताई है, राहु केतु को इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता। और दूसरी शर्त जो मैंने आपको बताई है वो है कि सूर्य, चंद्र से बनने वाले राजयोगों में सूर्य को नहीं लिया जाता। इसके बाद कुछ ऐसे योगास हैं जैसे अरिष्ट योग है, केमद्रुम योग है। गुरुजी इसके साथ मतलब कोई और ग्रह भी और साथ में सूर्य भी हो तो वो राजयोग बनेगा या भंग हो जाएगा? राजयोग बनेगा। राजयोग तो उस ग्रह की वजह से बनेगा, लेकिन सूर्य के साथ में होने का कोई फायदा नहीं उसको मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है सूर्य उस राजयोग में थोड़ी कमी ला सकता है, लेकिन राजयोग पूर्ण बनेगा। जैसे सूर्य के साथ में बुध बैठे हैं या सूर्य के साथ शुक्र बैठे हैं, चंद्रमा से द्वादश भाव में अनफा बन रहा है, या चंद्रमा से द्वितीय भाव में बैठे हैं और सुनफा बन रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सूर्य का रोल जो है, रोल प्ले जीरो रहेगा। दूसरा, वो सूर्य थोड़ा फलों में थोड़ी कमी कर देगा, क्योंकि अगर वो कंबस कर रहा है सूर्य शुक्र को या बुध को, तो ऐसी स्थिति में सुनफा अनफा, इन दोनों ही स्थितियों में उस राजयोग का प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन सूर्य का कोई रोल प्ले नहीं होने वाला। प्रश्न आपका अच्छा है। इसके बाद जो है मैंने आपको बताया, एक इसमें एक अरिष्ट योग होता है, उसे कहते हैं केमद्रुम योग। केमद्रुम योग का मतलब ये होता है चंद्रमा के से द्वितीय और द्वादश में अगर कोई भी ग्रह नहीं होता तो उसे केमद्रुम योग कहते हैं, जो कि दरिद्र योग होता है। केमद्रुम योग एक दरिद्र योग है। अगर चंद्रमा के अगर द्वितीय और द्वादश में कोई भी ग्रह नहीं होता तो इसका मतलब है कि चंद्रमा वीक हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को धन अगर आता है तो उसका धन ज्यादा निकलता है। ऐसे आदमी के पास में हमेशा धन की कमी होती है, वो बहुत उधार में जीता है, वो कभी भी अपने डेट्स को क्लियर नहीं कर पाता और उसे हमेशा जो है धन की कमी का महसूस होना, ये इस योग में होता है। लेकिन केमद्रुम भंग भी होता है। केमद्रुम भंग ये है कि अगर किसी चंद्रमा का किसी ग्रह के साथ में राशि परिवर्तन हो रहा है तो केमद्रुम भंग हो जाएगा। चंद्रमा से अगर केंद्र में अगर बृहस्पति आ रहे हैं तो केमद्रुम योग जो है भंग हो जाता है। चंद्रमा से केंद्र में अगर अगर चंद्रमा पे बेनिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है तो केमद्रुम भंग हो जाएगा। तब फिर उसको केमद्रुम का भी थोड़ा असर मिलेगा, लेकिन केमद्रुम के असर के बाद भी उसको केमद्रुम भंग का भी असर मिलेगा। यानी कि वो धनाढ्य हो सकता है, समृद्धशाली हो सकता है, लेकिन कई बार उसके जो है पर्स में पैसे खत्म हो जाएंगे और हो सकता है उसका कार्ड वहां पे ना चले, तो उसको इस तरह की स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। उसके बाद फिर आता है गजकेसरी योग।
जो चंद्रमा का गजकेसरी योग है, चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से यदि केंद्र में होते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। ये योग बहुत उन्नतशाली योग माना जाता है और गजकेसरी योग के अंतर्गत ये माना जाता है कि एक व्यक्ति को बहुत फेवरेबल इसका करियर होगा। ये बहुत डिग्निफाइड पोजीशन जो है वेल्थ की प्राप्त करेगा। यहाँ ये आदमी जो है, मानसागरी यहाँ तक कहती है कि इस आदमी को बहुत धनाढ्य होने का और समाज के अंदर, राज समाज के अंदर बहुत उन्नतशील होने का बनता है। इस व्यक्ति के अंदर बहुत ही उसके अंदर नोबल जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, ऐसा आदमी स्कॉलरली होता है, बिल्कुल राजाओं की तरह रहता है और उस ऐसे व्यक्ति को लास्टिंग फेम का बनता है। तो आपको जो इस बात को समझना है वो है, गज का मतलब होता है एलिफेंट, केसरी का मतलब होता है लायन, तो टाइगर। यानी कहने का मतलब है ऐसे आदमी के अंदर एलिफेंट की तरह की पावर होती है, ताकत होती है और याददाश्त होती है, मेमोरी और समझदारी होती है। और केसरी मतलब जैसे लायन की या टाइगर की जो फुर्ती है, वो फुर्ती होती है, यानी कि वो अपने ओपोनेंट्स के ऊपर कब्जा करता है, ओपोनेंट्स को पराजय देता है, पराजित करता है। तो गजकेसरी राजयोग अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। इसमें चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए। उसके बाद आता है चंद्र मंगल योग। चंद्र मंगल योग का मतलब है चंद्रमा और मंगल अगर युति में है, या चंद्र और मंगल एक, सपोजिंग मंगल चंद्रमा के ऊपर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, या मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, इससे युति अगर बन रही है, म्यूचुअल एस्पेक्ट है, तो युति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में चंद्र मंगल योग बनता है। ये महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है। ये धन व्यक्ति को बहुत धनाढ्य बनाता है, लेकिन गुस्से वाला भी बनाता है। उसको गुस्सा गुस्सा भी बहुत तेज होता है। जैसे बिल गेट्स की हॉरोस्कोप में एंजेलिना जूली और ब्रैड पिट की हॉरोस्कोप में चंद्रमंगल योग बनता है। तो पारिवारिक उनका जो है बहुत अच्छा नहीं रहा। आपको मालूम है बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स अलग हो गए, डिवोर्स हो गया। इसी तरह से ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली ने भी डिवोर्स ले लिया। लेकिन धनाढ्य धन के मामले में वो बिलियन क्लब के लोग हैं। तो ये चंद्रमंगल योग एक आदमी को बहुत धनाढ्य बनाता है, क्योंकि ये महालक्ष्मी योग है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन की वर्षा होती है और वो राज समाज के अंदर एक बहुत बड़ी पोजीशन हासिल करता है। लेकिन उसके साथ में उसका पारिवारिक जीवन को ये इल इफेक्ट करता है। उसके बाद एक चंद्रमा का योग आता है चंद्र अधि योग। चंद्र अधि योग तब बनता है अगर चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें में, चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में अगर शुभ ग्रह अगर बैठे हों। अगर चंद्रमा के छठे भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठेगा तो वो द्वादश भाव को देखेगा, तो उसका मतलब चंद्रमा को बल प्रदान करेगा। और कोई सप्तम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो चंद्रमा पे दृष्टि डाल के चंद्रमा को एक पावर क्रिएट करेगा। और अगर अष्टम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो वो जो है उसके द्वितीय भाव में चंद्रमा के दृष्टि डाल के चंद्रमा को एक शुभ प्रभाव देगा। तो इस वजह से क्या होता है, चंद्र अधि योग जो बनता है, वो चंद्रमा को बल प्रदान करने की वजह से, चंद्रमा धन का कारक होने की वजह से और चंद्रमा एक ल्यूमिनरी होने की वजह से, चंद्रमा रानी सेलेस्टियल कैबिनेट की हैं, तो इस वजह से वो उसे एक राजा का सा स्टेटस मिलता है। उसे जो है राज सिंहासन वगैरह का स्टेटस मिलता है। उसे बहुत पावर, पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी, अथॉरिटी और वेल्थ का योग बनता है। इसके बाद एक आता है अमल कीर्ति या अमला योग। अमल योग जो जिसे कहते हैं, अमल योग में अगर कोई शुभ ग्रह चंद्रमा से दसम भाव में बैठा है तो इसे अमल योग कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा राजयोग है और इस राजयोग की वजह से, चूंकि चंद्र को भी लग्नवत माना जाता है, जैसे कि लगन है, जो इम्पोर्टेंस लगन की है वही इम्पोर्टेंस चंद्र लगन की भी इम्पोर्टेंस होती है। तो चंद्रमा से दसम भाव में किसी ग्रह के आ जाने की वजह से ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है और उस ग्रह के सभी अच्छे गुण उस व्यक्ति के जीवन में आते हैं।
जैसे अगर बुध जैसा प्लैनेट होगा तो ऐसा आदमी बहुत इंटेलिजेंट होगा, मैथमेटिकल एबिलिटीज का ओके, होगा और लिखने वाला होगा झाड़ू उसका। लो वाले प्रदीप साहब वो कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि अगर दसम भाव में अगर चंद्रमा से शुभ ग्रह होगा तो उस शुभ ग्रह का बहुत अच्छा प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में आने लगता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे प्रभावों को हासिल करता है, राजाओं की तरह से रहता है। इसीलिए उसको अमल कीर्ति योग भी कहते हैं या अमला योग कहते हैं। इसका मतलब चंद्रमा से दसम भाव में एक शुभ ग्रह बैठा है। उस शुभ ग्रह के प्रभाव के चलते उस व्यक्ति के जीवन में सुख आता है। चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी होकर सुख भाव का स्वामी हो जाता है। तो चंद्रमा का अमल योग बनने से, अमल कीर्ति योग बनने से ऐसे आदमी की कीर्ति, यश कीर्ति पूरे संसार में काफी फैलती है और वो अपने क्षेत्र विशेष में बहुत आगे बढ़ता है। और किस ग्रह की वजह से बढ़ता है? जो उसके दसम में बैठा है। अगर गुरु जैसा प्लेनेट बैठेगा तो उसके अंदर गुरुत्व आएगा, उसके अंदर शिक्षण का वो आएगा, उसके अंदर लेखन और भाषण का आएगा, उसके अंदर बोलने की एक क्षमता आएगी। अगर उसका बुद्ध होगा तो उसका वो वाचाल होगा, वो विट्टी होगा, ह्यूमरस होगा। अगर मंगल आएगा तो एग्रेशन होगा, उसके अंदर एक हिम्मत होगी, उसको वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों के साथ में टक्कर ले सकता है। पुलिस का अधिकारी, आर्मी का अधिकारी बन सकता है, उसको अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, डेकोरेशन मिल सकते हैं। इसी प्रकार से हर ग्रह के साथ में हर ग्रह के अपने जो कारकत्व हैं, अच्छे कारकत्व हैं, वो कारकत्व उसके जीवन के अंदर काफी बृहत्ता के साथ आते हैं। इसीलिए इसको अमल कीर्ति योग भी बोलते हैं। उसके बाद एक चंद्र से बनने वाला योग है गरुड़ योग। गरुड़ योग में क्या होता है कि चंद्रमा का नवमांश में जो राशि का नाथ है, अगर वो उच्च का हो जाए और व्यक्ति का जन्म अगर डे टाइम का है, इसमें दो शर्तें हैं। एक तो उसका जो जन्म है, गरुड़ योग तब बनता है कि उस व्यक्ति का जन्म जो है डे टाइम का होना चाहिए, मतलब दिन का जन्म होना चाहिए। सूर्योदय से प्रारंभ होकर सूर्यास्त के पहले का जन्म होना चाहिए। और दूसरा, जो चंद्रमा नवमांश में जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी उच्च का होना चाहिए नवमांश में। ऐसे में गरुड़ योग बनता है। आप जानते हैं गरुड़ जो है विष्णु भगवान का वाहन है। इस वजह से उसको दैवी आशीर्वाद मिलता है। यानी कहने का मतलब उसको विष्णु भगवान का एक आशीर्वाद मिलता है। और विष्णु भगवान सृजनात्मक है। ऐसा आदमी सृजन के काम करता है, यानी वो क्रिएटिव काम करता है, ऐसे काम करता है जो सोसाइटी को फायदा देते हैं। और वो धन का जो अर्जन करता है, वो इतने ज्यादा धन का अर्जन करता है, साथ में वो दान पुण्य में उस धन को लगाता है। और वो पियाऊ खोलता है, धर्मशालाएं बनाता है, बड़े लोगों के बेनिफिट के काम भी करता है। पार्क बना देगा, पार्क में जो है वो सीटें लगवा देगा, कोई कूलर लगा देगा बाहर लोगों के पानी पीने के लिए। गरुड़ योग वाला जो व्यक्ति है, उसकी जो कीर्ति जो समाज के अंदर आती है, वो न केवल एक धनाढ्य व्यक्ति की आती है, साथ में एक ऐसा व्यक्ति जो कि धार्मिक भी है, जिसपे विष्णु भगवान का आशीर्वाद है। और वो व्यक्ति जो है, वो राज समाज के लिए काम ऐसे कर रहा है जो कि राज समाज के फायदे के लिए हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं सूर्य के योग। तो सूर्य से बनने वाले जो योग हैं, उसमें राहु, केतु और चंद्र को नहीं लिया जाता। अब इसमें जो है, जो सूर्य से बनने वाले जो योग हैं, उसमें प्रथम योग होता है वैसी वैसी योग, VESI, वैसी योग। वैसी योग में सूर्य से द्वितीय भाव में चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़कर कोई भी दूसरा ग्रह होगा सूर्य से द्वितीय भाव में, तो वैसी योग बनेगा। इसको वोसी योग भी कहते हैं, वैसी योग भी कहते हैं। वोसी, वैसी, ये दोनों ही बोला जाता है। और जो दूसरा है वो है वासी योग। वासी योग जो होता है वो सूर्य से द्वादश भाव में चंद्र, राहु, केतु को छोड़कर कोई भी दूसरा अगर ग्रह बैठता है तो वासी योग बनता है। उसके बाद तीसरा योग होता है उभयाचारी योग। उभयाचारी योग होता है सूर्य से द्वितीय और द्वादश भाव में चंद्र, राहु, केतु को छोड़कर कोई भी दूसरे ग्रह होते हैं तो उभयाचारी योग बनता है।
अब जो सूर्य से बनने वाले जो राजयोग हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। अभी मैंने चंद्रमा से बनने वाले योग आपको बताए। चंद्रमा जो है धन का आगमन बड़ा सुगम रखता है। सूर्य जो है ईगो सेंट्रिक और क्रूअल प्लैनेट है। तो सूर्य से बनने वाले जो राजयोग होते हैं, उन राजयोगों के अंदर एक सबसे बड़ी नेगेटिव बात ये होती है कि सूर्य की क्रुएलिटी आ जाती है व्यक्ति के अंदर। यानी कि वो दंड देने में सक्षम हो जाता है। वैसी योग बने चाहे वोसी योग बने, वैसी बने या वासी बने। वासी योग है उसके द्वादश में सूर्य के, और वैसी योग है जो द्वितीय में सूर्य से, चंद्र राहु केतु को छोड़ के कोई दूसरा प्लेनेट। तो ये जो योग बनते हैं, या उभयाचारी, उसके द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह बैठे हों, चंद्रमा और राहु केतु को छोड़कर, तो उभयाचारी योग बनता है। तो इन स्थितियों के अंदर क्या होता है कि सूर्य की क्रुएलिटी और ईगो सेंट्रिसिटी भी आ जाती है। तो सूर्य से बनने वाले जो राजयोग हैं, वो धन को बहुत सुगमता से नहीं लाते। ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनती बना देते हैं, और वो मेहनत के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपनी मेहनत, अपने पराक्रम के द्वारा वो धनार्जन करता है और अपनी पोजीशंस को आगे बढ़ाता है। तो अपने ओपोनेंट्स को वो परास्त करता हुआ चलता है, और उनके साथ क्रुएलिटी भी करता है। ऐसे बहुत से राजा महाराजा हुए हैं, बादशाह हुए हैं, जिनके कुंडलियों में वैसी वासी उपचारी योग था, तो उन्होंने कत्लेआम किया, उन्होंने लोगों को मारा, उन्होंने लोगों पे टेरर क्रिएट किया। अब आप समझ गए। तो ये योग ज्यादातर आपको जो है आर्मी ऑफिसर, जो कि इनको डेकोरेशंस मिलते हैं, पुलिस ऑफिसर जिनको डेकोरेशन मिलते हैं, उन सब की कुंडलियों में इस तरह के वैसी वासी उभयाचारी योग आपको दिखाई पड़ते हैं। तो वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनते हैं, या वो जो है अपने दुश्मनों को पराजय करने के लिए वो बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं करते हैं। इसके बाद तीसरे तरह के, इसी में सूर्य से बनने वाला एक योग है बुधादित्य योग। जब सूर्य के साथ में बुध की युति होती है, तो उसे बुधादित्य योग कहते हैं। जब सूर्य और बुध का संबंध बनता है, वो चाहे म्यूचुअल एस्पेक्ट से बने, चाहे एक राशि में बैठ के बने, चाहे नक्षत्र परिवर्तन से बने, चाहे राशि परिवर्तन से बने, लेकिन सूर्य और बुध की युति बनती है, तो बुधादित्य योग होता है। ऐसा आदमी काफी इंटेलिजेंट होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, वो एक बहुत अच्छा वक्ता होता है। वो जो कुछ भी लोगों से कहता है, उस बात को लोग मानते हैं, सुनते हैं, और इसी प्रकार से उसका जो पराक्रम होता है, वो उसकी वाणी से निकलता है। यानी कि वो उसका दिमाग से निकलता है। यानी ऐसा आदमी जो है व्हाइट कॉलर जॉब्स में बहुत हाई लेवल पे पहुंच सकता है, और उसकी उसका लोहा लोग मानते हैं। उसकी स्पर्धा, वो कॉम्पिटिटिव सेक्टर में बहुत अच्छा करता है, क्योंकि वो बुद्धिमान होता है और बुद्धि से काम लेता है, और बुद्ध के उसको बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं। अब इसके बाद आते हैं लगन से बनने वाले राजयोग। तो जो लगन से बनने वाले राजयोग हैं, उनमें पहला राजयोग है लग्नाधि योग। उसे कहते हैं लग्न अधि योग। लग्न अधि योग या लग्नाधि योग जो होता है, लगन से छठे, सातवें, आठवें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों, तो जो ग्रह उसका छठे में बैठेगा, तो लगन के द्वादश भाव पे शुभ दृष्टि देगा। जो ग्रह उसके सप्तम में बैठेगा लगन के, तो वो लगन पे दृष्टि देगा शुभ ग्रह। और जो ग्रह उसके अष्टम में बैठेगा, वो द्वितीय भाव पे शुभ दृष्टि देगा। तो लगन के दोनों तरफ और लगन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से इसे लग्नादि योग कहते हैं। और इससे लगन जो है बहुत मजबूत हो जाता है, और लगन की ताकत मजबूत होने की वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है। मतलब लगन से ही सब कुछ आता है, व्यक्ति का स्ट्रक्चर आता है, उसकी फिजिक आती है, उसका संस्कार आते हैं, उसका जो है उसकी अच्छी कास्ट आती है, उसका अच्छी सोच आती है, उसकी यश मान कीर्ति आती है, लॉन्जिविटी आती है, गुड हेल्थ आता है। वो सभी चीजें उसको बहुत अच्छी मिलती हैं। दूसरा एक लगन से बनने वाला योग है अमल कीर्ति। लग्न अमल कीर्ति राजयोग, लग्न अम्ला योग
भी कहते हैं इसको, लगन अमला योग या लगन अमल कीर्ति योग। इस व्यक्ति को बहुत इस व्यक्ति को लगन से दसम भाव में शुभ ग्रह के बैठने की वजह से ये लगन अमल कीर्ति योग बनता है। ऐसे व्यक्ति की कीर्ति, ऐसे व्यक्ति का यश मान समाज के अंदर बहुत स्प्रेड होता है और उसको जो है जीवन के अंदर, राज समाज के अंदर बहुत इज्जत मिलती है, बहुत धन का उपार्जन होता है। और ऐसा व्यक्ति न केवल धनाढ्य होता है, पर वो दूसरों के लिए भी अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की कीर्ति, यश, मान समाज के अंदर फैलता है। इसके बाद जो राजयोग हैं, वो हैं पंच महापुरुष योग। जैसे कि इसका नाम है पंच महापुरुष योग, ये व्यक्ति को महापुरुष की श्रेणी में लेके आते हैं। ये 5 किस्म के होते हैं, इसीलिए इनको पंच महापुरुष योगास बोलते हैं। इसमें पहला जो योग है, वो है रुचक पंच महापुरुष योग। रुचक पंच महापुरुष योग। इसके अंदर जो है लगन से केंद्र भाव में मंगल, या तो स्वग्रही हो या उच्च का हो, तो ये रुचक पंच महापुरुष योग बनता है। तो ऐसा व्यक्ति मंगल की वजह से भूमि का बहुत अच्छा सदुपयोग कर पाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत आर्मी में, पुलिस में बहुत बड़ा अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति अगर राजा होता है, तो दूसरे राज्यों को अपने राज्य के अंदर मिलाता है। हिटलर की कुंडली में रुचक पंच महापुरुष योग बनता था। लगन से सप्तम भाव में मंगल स्वराशिस थे। तुला लगन की कुंडली थी हिटलर की, और उसमें सप्तम भाव में केंद्र में लगन से रुचक पंच महापुरुष योग बनता था। मंगल जो है वो स्वग्रही था, यानी मेष राशि का था, तो वो रुचक पंच महापुरुष योग बनता था। ऐसा आदमी जो है कमांडर इन चीफ होता है। अपनी आर्मीज का जो है वो चांसलर था, तो साथ में वो सेनाओं का भी इंचार्ज था, और वो जो है विश्व विजय पे निकला। तो रुचक पंच महापुरुष योग आपको दिखता है बड़े जनरल्स की कुंडली में, पुलिस के बड़े अधिकारियों की कुंडली में, अथवा आपको ऐसा दिखाई पड़ता है ऐसे लोग जो कि बड़े बिल्डर्स होते हैं, जो कि बड़ी-बड़ी कॉलोनीज काट के उनमें पूरी कॉलोनीज बनाते हैं, जैसे अंसल्स हैं, डीएलएफ हैं, उनके जो मालिकान लोग हैं। ऐसे लोगों की कुंडलियों में रुचक पंच महापुरुष योग निकलता है। अब है भद्र योग। भद्र पंच महापुरुष योग जो है, वो तब बनता है जब लगन से केंद्र में बुध स्वग्रही हो अथवा उच्च का हो। ये मदन मोहन मालवीय जी की हॉरोस्कोप में था, भद्र पंच महापुरुष योग। इसकी वजह से उन्होंने काशी विश्वविद्यालय की नींव रखी। भद्र महापुरुष पंच महापुरुष योग बनाने वाला जो ग्रह होता है, वो अपने कारकत्वों के इस तरीके से परिणाम देता है कि व्यक्ति एक महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। यानी बुध क्या है, वो एजुकेशन सेक्टर का प्लैनेट है। बुध जो है वो अक्लमंदी का प्लैनेट है, दिमाग का प्लैनेट है, पढ़ाई का प्लैनेट है, बोलने का प्लैनेट है। तो मदन मोहन मालवीय जी जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम-घूम के उन्होंने कलेक्शंस किया, और काशी विश्वविद्यालय या बनारस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा। अब इसके बाद आता है हम्स पंच महापुरुष योग। हम्स पंच महापुरुष योग तब बनता है जब गुरु स्वग्रही हो या उच्च का हो, लगन से केंद्र में हो। तो ऐसे में व्यक्ति गुरु के समकक्ष, वो एक बहुत बड़ा गुरु के रूप में निकल के आता है। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो है धर्म से संबंधित यात्राएं करता है, धर्म से संबंधित बड़े-बड़े काम करता है। जैसे शंकराचार्य जी ने 4 धामों की का फाउंडेशन रखा। इसी प्रकार से जो है ऐसा व्यक्ति वेदों का, शास्त्रों का, इन सब का जो है बहुत अच्छा प्रणेता बनता है। यानी कि उनका वो बहुत अच्छा जानकार होता है। पूजा-पाठ का वो बहुत अच्छा जानकार होता है। उसे जीवन के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर और धर्म के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर उसको बहुत यश, मान, कीर्ति मिलती है। ऐसा आदमी जो है उपदेशक होता है।
या ब्यूरोक्रेसी में अगर ऐसा आदमी जाएगा तो बड़ा रिस्पेक्टेड होगा। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर वो सेक्रेटरी के रूप में वो उभर के आएगा, या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाके उसका उसका वो गवर्नर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, ब्यूरोक्रेसी में बहुत ऊंचे ओहदों पे वो पहुंचेगा। और धर्म के क्षेत्र में ऐसा आदमी प्रचारक होता है। अब उसके बाद आता है मलव्य पंच महापुरुष योग। मलव्य पंच महापुरुष योग जो है तब बनता है जब शुक्र केंद्र से लगन से केंद्र में हो, स्वग्रही अथवा उच्च का हो। जिस समय शुक्र लगन से केंद्र में स्वग्रही हो अथवा उच्च की राशि में बैठा हो, तो योग बनता है मलव्य पंच महापुरुष योग। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियों का, पैलेसेस में रहने का, बड़े मकानों का, बड़े धन धान्य का, घोड़ों का, कैटल्स का, इन सब का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा आदमी एक महापुरुष के रूप में निकलता है। वैसे तो ऐसे आदमी की पत्नी भी बहुत अच्छी उसको मिलती है और उसे काफी अच्छी स्त्रियों के साथ में सानिध्य का योग बनता है। उसको जो है जितनी भी प्लेजरेबल चीजें हैं लाइफ के अंदर, वो उसको प्रचुरता से मिलती हैं मलव्य पंच महापुरुष योग के अंदर। इसके बाद जो पांचवा योग है इसमें पंच महापुरुष, वो शनि से बनता है, उसे हम कहते हैं शश पंच महापुरुष योग। शश पंच महापुरुष योग में लग्न से केंद्र में शनि स्वग्रही हो अथवा उच्च के हो, स्वग्रही हो अथवा उच्च के हो, तो ऐसे में शश पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा आदमी जो है, ऐसा आदमी एक तरह से साधु की तरह से जीवन व्यापन करता है। ऐसा आदमी जो है बहुत बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद सब कुछ छोड़कर एक साधु के श्रेणी में आ जाता है। ऐसा आदमी धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे जाके, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे जाके, और इसी प्रकार से धनार्जन करके वो बहुत बड़े ओहदों पे, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन का वाइस चांसलर बन के या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन के, जैसे हमारे अरविंद पाराशर साहब हैं, उनके लगन के सप्तम भाव में शनि उच्च के हैं, तो उनके उसमें सश पंच महापुरुष योग बनता है। तो वो किताबें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। शनि जो है व्यक्ति को जो देता है आशीर्वाद में, ऐसा कोई दूसरा ग्रह नहीं देता। मतलब वो पुस्तकें लिखते हैं, इसके अलावा वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं हिंदी के, संस्कृत के। तो ये श्रेणियों में आने के बाद ऐसा व्यक्ति जो है बहुत, चंडी का भी उन्होंने वो यज्ञ कराया था। तो ऐसा आदमी धीरे धीरे धर्म की तरफ को मुड़ता चला जाता है, और धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति करते हुए ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत यश, कीर्ति, मान सम्मान पाता है अपने धार्मिक वजहों से। इसे सच पंच महापुरुष योग कहा जाता है। इसके बाद एक एक नेगेटिव योग है, उसे कहते हैं हम शकट योग। शकट योग जो है वो चंद्रमा से बनने वाला एक नेगेटिव योग है, और इस योग को भी बहुत लोगों की कुंडली में देखा जाता है। तो शकट योग कब बनता है? जब चंद्रमा से छठे अथवा आठवें भाव में गुरु बैठ जाते हैं। आपको मैंने बताया था चंद्रमा से गुरु अगर आप केंद्र में बैठते हैं तो उस समय गजकेसरी योग बनता है। चंद्रमा गुरु साथ में बैठे हों या चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों, तो गजकेसरी योग बनता है। इसका विपरीत योग हो गया शकट योग। इसमें चंद्रमा से छठे और आठवें में गुरु बैठते हैं, तो इस वजह से ऐसा आदमी अधर्मी हो जाता है। ये योग दो तरह से बनता है, शकट योग। या तो ये स्थिति हो कि चंद्रमा से छठे अथवा आठवें में गुरु बैठे हों, या फिर सारे के सारे ग्रह प्रथम और सप्तम भाव में बैठे, तब भी शकट योग बनता है। सभी ग्रह, कहने का मतलब 9 के 9 ग्रह पहले और सप्तम भाव में बैठे हों किसी की कुंडली में, तब भी शकट योग बनता है। और चंद्रमा से छठे और आठवें में अगर गुरु बैठ जाएं तो भी शकट योग बनता है। ऐसे में व्यक्ति अधर्म के काम करता है,
यानी उसको जो है गुरु से उसको वेल्थ नहीं मिलती, तो वो जबरदस्ती का कमाने के लिए वो एडल्ट्रेशन और हर तरह के वो गलत कामों में उलझता है, करता है, जिसके द्वारा वो धनार्जन करने की कोशिश करता है। हाँ, अंजलि बोलो। अगर गुरु है तो सॉरी सर, 11 हाउस में गुरु है तो सर 6 हाउस में जुपिटर आएगा, और इसमें तो एक गज केसरी भी होता है और ये वाला भी होता है सर, तब क्या होगा? अंजलि, तुम्हारी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अपने प्रश्न को ना इसमें लिख दो, चैट बॉक्स में। तुम्हारी आवाज क्रैकअप कर रही है, या दोबारा बोलो एक बार। एक तो गुरु जी ये गज केसरी के बारे में क्लैरिफिकेशन मांग रही थी, एक तो ये समझ में आया मुझे, और दूसरा समझ में नहीं आया। गज केसरी योग जो होता है, अगर गज केसरी के बारे में तुम क्लैरिफिकेशन मांग रही हो, तो जहां पे भी चंद्रमा कुंडली के अंदर बैठे हैं, वहां से केंद्र भाव कौन से हुए? 1, 4, 7, 10। मतलब वहां से वहीं पे अगर गुरु बैठे हैं, जहां चंद्रमा बैठा है, तो प्रथम भाव में बैठे हैं। वहां से काउंट करने में अगर वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं गुरु, तब भी गज केसरी योग बना। वहां जहां पे चंद्रमा बैठे हैं, वहां से सप्तम भाव में अगर गुरु बैठे हैं, तो तुम्हारा जुपिटर जो है वो तुम्हारा मून छठे में है और जुपिटर तुम्हारा चौथे में है, तो ये गज केसरी नहीं बना, क्योंकि चंद्रमा तुम्हारा छठे का है, जुपिटर तुम्हारा फोर्थ का है, फोर्थ हाउस में बैठा है जुपिटर, और मतलब चंद्रमा 10th का हो तुम्हारा गया। छठे में है। तो एक दूसरे से एकादश हो गए। चंद्रमा से ये 11वें हो गया गुरु, क्योंकि सर चंद्रमा तुम्हारे छठे में है हाँ, ये और एकादश हो गुरु गया। तुम्हारा जो है वो चौथे में है। तो एक दूसरे से एकादश हो गया ये गुरु जो है, 11वें हो गया चंद्रमा से। ये लाभ का गुरु हो गया, ये लाभ का गुरु हो गया, लेकिन गज केसरी नहीं बना। गज केसरी के जी लिए 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 होना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि चंद्रमा जहां बैठे हैं वहीं पे अगर गुरु बैठेंगे तो गज केसरी बनेगा। चंद्रमा से काउंट करके चौथे हाउस में अगर गुरु बैठेंगे तो गज केसरी बनेगा। चंद्रमा से काउंट करके उसके ऑपोजिट में सेवंथ हाउस में गुरु बैठेंगे तो गज केसरी बनेगा। चंद्रमा से काउंट करके दसम भाव में अगर गुरु बैठेंगे तब गज केसरी बनेगा। जैसे सब ये योग अमिताभ फल। जैसे अमिताभ बच्चन की हॉरोस्कोप में मैं दिखाता हूँ, तो उससे क्लियर हो जाएगा। सब ये ये फलित कब होते हैं ये योग? ये योग जो है पूरे जीवन भर फलित होते हैं और दशा के अंतर्गत विशेष तौर पे फलित होते हैं। अब यहाँ से अंजलि इसको देखना है, अमिताभ बच्चन की कुंडली में चंद्रमा 9th हाउस में बैठे हैं, दिख रहा है? हाँ या ना हाँ, बोलो। अब चंद्रमा से काउंट करो गुरु को। चंद्रमा के सामने 7th हाउस आ गया, मेष राशि। 7 के बाद 8, 9, 10। चंद्रमा से गुरु कहाँ बैठे? दसम में। 10 गज केसरी हो गया। तो एक गज केसरी योग बन गया। बात समझ में आ रही है? मेरी मेरी पोती के में बैठा हुआ है। गुरु से चंद्रमा कैसे है? 1, 2, 3, 4 चौथे है। तो गुरु से चंद्रमा चौथे बैठे हैं और चंद्रमा से गुरु बैठे हैं दसम, तो ये गज केसरी योग बन गया। अब बात समझ में आ रही है? आगे सब। ये गज केसरी योग होता है। आज आज सब ऐसा, आज इतना इजीली वो हो गया है कि मतलब अब याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर इतना हो गया योग कि अब फटाफट निकाल सकते हैं। हाँ, इसके बाद जो है, बस मैं आज अब यहीं तक पढ़ाऊंगा। एक महाभाग्य योग आपको और बताने जा रहा हूँ। वो बता के फिर मैं आपको एग्जाम्पल कुंडली दिखाऊंगा। और बाद में जो है विपरीत राजयोग और नीचभंग राजयोग में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है क्योंकि सर। बहुत ज्यादा हो जाएगा आज के लिए अदरवाइज। हाँ, सर, ये भी तो एक नेगेटिव इनपुट है सर इन द रूम। इसमें अगर वो ग्रह एम्प्टी हो। हाँ, अगर तुम्हारे पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तुम्हारा छठे भाव का चंद्रमा है, पंचम में अगर कोई ग्रह नहीं है और सप्तम भाव में ग्रह नहीं है, तो फिर किमद्रुम होगी। मतलब तुम्हारी कुंडली में अगर जैसे चंद्रमा तुम्हारे छठे में बैठे हैं, तो छठे में बैठे हैं तो इसके चंद्रमा से द्वितीय कौन सा हुआ? सप्तम भाव।
सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा और चंद्रमा से द्वादश कौन सा हुआ, पंचम भाव, अगर उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा तो केमद्रुम हो गया। तो केमद्रुम जो योग होता है वो तब भंग हो जाता है जब शुभ ग्रह चंद्रमा को देख रहे हो। ठीक है अंजलि? अच्छा, इसके बाद आया महाभाग्य योग। महाभाग्य योग जो है दो तरह से बनता है। मेल हॉरोस्कोप के अंदर बर्थ अगर डे टाइम की हो, इसको लिख लीजिए। महाभाग्य योग सबसे बड़ा राजयोग ऋषि पाराशर ने बताया है। जिसके भी महाभाग्य योग होता है, जिसकी भी कुंडली में महाभाग्य योग होता है, वो राजाओं के समकक्ष होता है। ऋषि पाराशर और ऋषि इन्होंने मतलब बारामीर ने, दोनों ने महाभाग्य योग को सर्वाधिक बड़ा राजयोग माना है, इसीलिए इसको महाभाग्य योग कहा गया है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। तो महाभाग्य योग में है अगर मेल बर्थ है, अगर व्यक्ति मेल है और बर्थ अगर उसकी ड्यूरिंग डे टाइम है, लगन सूर्य और चंद्र अगर ऑड साइन के हैं, ऑड साइन क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। महाभाग्य योग में पहला जो महाभाग्य योग होता है वो होता है मेल बर्थ में। अगर मेल बर्थ हो और बर्थ का टाइम डे टाइम हो और लग्न सूर्य और चंद्रमा ऑड साइन में बैठे हैं, ऑड साइन हो गए 1, 3, 5, 7, 9, 11, इनमें अगर बैठे हो लगन सूर्य और चंद्र, तो महाभाग्य योग बनता है। ऐसा आदमी राजाओं का राजा हो, मतलब किंग ऑफ द किंग्स। ऐसा आदमी जो है जो जिंदगी के अंदर चाहता है वैसा वो प्राप्त करता है। और जो दूसरी श्रेणी है इसमें, वो फीमेल हॉरोस्कोपी भी लगती है। अगर फीमेल बर्थ है तो बर्थ टाइम होना चाहिए नाइट का, और लग्न सूर्य और चंद्रमा इवन साइन के होने चाहिए। इवन साइन है 2, 4, 6, 8, 10, 12। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सब इवन पंच महापुरुष राजयोगों से बड़ा राजयोग माना है ऋषि वारामिहिर और ऋषि पाराशर ने महाभाग्य योग। महाभाग्य योग इतना बड़ा राजयोग है कि ऐसा आदमी राजाओं का राजा होता है। महाभाग्य योग अगर किसी की कुंडली में बनता है तो वो कब बनता है, अगर मेल बर्थ है तो डे की बर्थ होनी चाहिए। डे का मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के पहले। और लगन सूर्य और चंद्रमा ऑड साइन में होने चाहिए। ऑड साइन है 1, 3, 5, 7, 9, 11। और फीमेल अगर बर्थ है तो नाइट बर्थ होनी चाहिए, और लग्न सूर्य और चंद्रमा इवन साइन के होने चाहिए, तब महाभाग्य योग बनता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मुकेश अंबानी की हॉरोस्कोप में कैसे महाभाग्य योग बन रहा है। ये देखिए, ये है मुकेश अंबानी की हॉरोस्कोप है। ये 7:13 पे सुबह की बर्थ है, 19 अप्रैल 1957। तो आप देख रहे हैं ये महाभाग्य योग कैसे बना कि ये डे बर्थ है, मेल चाइल्ड, मेल हॉरोस्कोप में डे बर्थ होना चाहिए। लगन क्या है, ऑड साइन का। लगन सूर्य और चंद्रमा ऑड साइन के होने चाहिए। तो लगन ऑड साइन का है यानी 1 नंबर का, सूर्य 1 नंबर पे ही बैठे हैं तो ऑड साइन के हैं, और चंद्रमा 9 नंबर पे बैठे हैं ऑड साइन के हैं। तो ये महाभाग्य योग बना। आप क्लासिकल रेफरेंस में चले जाइए, 1001 योगास को आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे इनका महाभाग्य योग ये लिखा हुआ है। ये डे टाइम बर्थ, लग्न मून सन इन ऑड साइन। फल दीपिका ने कहा है, इन्होंने फल दीपिका लिख दिया, लेकिन बृहद पाराशर होराचात और वारामिहिर के जातक इसमें भी है, बृहद जातक में। पर्सन इज प्लेजेंट टू लुक एट, लिबरल, वाइडली रिनाउंड, ब्लेमलेस कैरेक्टर, लॉर्ड किंग ऑफ और इक्विवेलेंट टू किंग, ये लिखा है इन्होंने। जबकि इसमें जो ऋषि पाराशर ने और वारामिहिर ऋषि ने कहा है, जिसकी कुंडली में भी महाभाग्य योग होता है
ऐसा आदमी राजाओं का राजा होता है। आप सभी लोगों को दिख रहा है ये? हाँ जी गुरु जी, दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कैसे निकाला आपने? 1001, वो एक बार फिर से ये दिखाना गुरु जी। क्लासिकल रेफरेंस ऊपर दिया है ना, हाँ, क्लासिकल क्लासिकल। रेफरेंस। क्लासिकल जी रेफरेंस जी, को आप क्लिक करेंगे, नीचे 1001 योगास लिखे, ठीक है, ठीक ठीक। 1001 योगास को आप करेंगे तो ये आ जाएगा। तो उसमें ये महाभाग्य योग लिखा है, अनफा योग है, ये सारे योग इसमें दिए होते हैं। तो यहाँ तक आज हम करेंगे, महाभाग्य योग का हमने किया। आज की क्लास बेस्ट क्लास सर। हाँ, चलिए उसमें लिखिएगा फिर उसमें व्हाट्सएप पे। उसमें लिख ही देंगे, पर आज की रियली वेरी गुड, टच टू द हार्ट, एंड उसे याद करने की जरूरत नहीं है अब। हाँ नहीं, नहीं गुरु जी, नहीं इनके सर, हम इनके तो साथ अभी कोई 2-2.5 साल में ट्रांजेक्शन। जितना क्लासेस किया है हाँ इतना अच्छा क्लास मैंने किया ही नहीं। इवन हाँ, नवमांशा का आपका भी क्लास मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा जो ये किया। जो आज का लगा। नहीं, नहीं, आज का नहीं, मतलब मेरा पूरा आपका ये जो क्लास ही है मेरा, मतलब पूरा प्रेडिक्शन का बेसिक टू गेम ही एडवांस, चेंज कर देगा। हाँ, ये तो बेसिक टू ये एडवांस। तो ये तो सब क्लासिकल कोर्स हो गया। कोई पढ़ाया ही नहीं सर, मालूम नहीं क्यों नहीं पढ़ाया। हम तो बार बार बोलते हैं 14th क्लास से हम खाली वापस वापस उसको क्लास को सुनते ही जा रहे हैं जितना टाइम मेरे को मिल रहा है। हाँ नहीं, तो बेसिक टू एडवांस वाला जो हमारा कोर्स है ना, हमने इसको बहुत बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ाया है, बहुत क्लासिकल से पढ़ाया है, बहुत एग्जाम्पल से पढ़ाया है, तो बड़ी पूरी मेहनत करके पढ़ाया है। तब मतलब इसमें तो बुक होनी चाहिए, बुक लिख जानी चाहिए ऐसी। हाँ, मतलब ये जो है बहुत मेहनत करके जो है मैंने इसको पढ़ाया है। तो मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स को इसमें इन वीडियोस, ये उनके लिए ट्रेजर है। ये वीडियोस जो है यस स्टूडेंट्स के लिए ट्रेजर की तरह से, खजाने की तरह से हैं। इनको बार बार देखकर वो स्वयं भी अध्यापक सब्जेक्ट के बन सकते हैं। सर, अपन खुद ही बन जाए, अपने पढ़ लें वही बहुत है। अब आपने अगर राजुओं पे कुछ पूछना हो तो आप तो पूछ लें, फिर उसके बाद सर आज हम अगली। खुद ही हमारी हमारी पोती के राजयोग है गज केसरी। बहुत अच्छा है, बहुत तो वो तो बढ़िया। बचपन से ही गज केसरी कर रही है, तो इसलिए मैं समझ में आया। गुरु जी, मैंने इसके बारे में यूँ पूछना था, क्या कोई और टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं इनके हाँ, बहुत अच्छी, इम्प्लीमेंट बहुत होने अच्छा, की? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, राजयोग बनाने वाला ग्रह राहु केतु एक्सेस में नहीं होना चाहिए, नंबर 1, लिख लीजिए। कोई भी राजयोग बनाने वाला ग्रह अगर राहु केतु एक्सेस में होगा तो राजयोग का फल आधा रह जाएगा, इसको लिख लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जगदीश साहब ने। और दूसरी कंडीशन ये होती है, राजयोग बनाने वाले ग्रह नवमांश में नीच के नहीं होने चाहिए। देखिए वर्गों में अगर वो राजयोग ना, जैसे वो बनाए, उत्तम बनाए, गोपुर बनाए, पारिजात बनाए, वो पर्वत बनाए, इस तरह के अगर वो बनाएगा तो राजयोग के जो है फल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और जो राजयोग बनाने वाला ग्रह है वो अगर दशमांशा के अंदर भी अगर राजयोग अगर फॉर्म कर रहा है या किसी भी डिविजनल चार्ट में फॉर्म कर रहा है, उस डिविजनल चार्ट के व्यक्ति को बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो राजयोग बनाने वाला ग्रह ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो ग्रह आपके राजयोग बना रहे हैं वो आपके जिस डिविजनल चार्ट में द्वादशांश में होंगे तो आपका बचपन बहुत अच्छा बीतेगा और आपके माता पिता बहुत समृद्ध होंगे। अगर वो दशमांश में होंगे तो आपकी नौकरी बहुत अच्छी होगी, आपको अपनी नौकरी के अंदर राजाओं की तरह से वो स्थितियों में उठाएगा। अगर नवमांश के अंदर होगा तो आपको पत्नी या पति का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो राजयोग बनाने वाला जो ग्रह देगा तो D1 में जाता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट करता है अपनी गुड क्वालिटीज को डिविजनल चार्ट के अंदर। प्लस एक बात जो मैंने आपको पहले डिविजनल चार्ट्स में बता दी थी कि भाई डिविजनल चार्ट के अंदर आपको मालूम है कि ग्रह जो है 2 बार वो हो रहा है, तो पारिजात है, उसके बाद उत्तम है, उसके बाद गोपुर है, उसके बाद सिंहासन है, पर्वत है, पर्वत है। उसके बाद जो है वो ब्रह्मलोक और देवलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक, ऐरावत और श्री सिद्धावन, धाम। श्रीधाम है। तो वो जो उसकी जो क्वालिटीज हैं, अगर ऐसा राजयोग बनाने वाला इस तरह की क्वालिटीज में आ जाता है तो उसका मतलब राजयोग का फल आपको कई गुना मिलेगा, 100 गुना ज्यादा मिलेगा।
ओके सर। राइट सर। लेकिन ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि राजयोग बनाने वाला जो ग्रह है वो राहु केतु एक्सेस में आएगा तो राजयोग का फल 50% रह जाएगा। दूसरी बात है कि राजयोग बनाने वाला ग्रह अगर नवमांश में जाके नीचे का हो गया तो राजयोग का फल आधे से कम हो जाएगा। राहु केतु के एक्सेस में तो आइएगा। कंडीशन बहुत ज्यादा और देते हैं। एक सिर्फ राहु केतु एक्सेस में होना चाहिए, उसकी दृष्टि से कोई मतलब नहीं। राहु केतु की दृष्टि वगैरह हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहु केतु के साथ में नहीं होना चाहिए। जैसे राहु साथ में नहीं बैठना होना चाहिए। लेकिन अब जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की हॉरोस्कोप में राजयोग बनाने वाला ग्रह जो है राहु के साथ है, तो उनको वो खींच के पॉलिटिक्स में लेके आ गया, क्योंकि उनका जो राहु है वो राहु भी पुष्कर नवमांशा का है। इस वजह से क्या हुआ, राहु के उनको अच्छे फल मिले। लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट जो है राहु केतु को अच्छा नहीं मानते और राजयोगों में इंक्लूड नहीं करते। अब ये मॉडर्न राइटर्स हैं, वो ये देखते हैं कि भाई राहु की वजह से लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ऊपर चले जाते हैं। तो ये चीज जो है ना आपके ऑब्जर्वेशन का पॉइंट रहेगा आगे, कि राहु केतु के एक्सेस में आने में कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉरेन कंट्रीज में जाके उसे नासा में भेज दे, भाई पता चला कि वो एस्ट्रोनॉट बन जाए, भाई कोई उसको बहुत बड़ा रिसर्चर बन जाए, बहुत बहुत बड़ा वो कोई डॉक्टर बन जाए, ऑन्कोलॉजिस्ट बन जाए। गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा भी था हाँ कि बोलिए। जिनकी कुंडली में कोई भी राजयोग नहीं होता तो क्या वो कुंडलियां खराब हो जाती है, मतलब नहीं बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होती है, ऐसा कुछ है नहीं, क्या? ऐसा नहीं है। राजयोग ऐसा है, पहले तो ना इसमें एक राजयोग तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि राजयोग नहीं होगा। लेकिन जो लोग जैसे मजदूर हैं, जो लोग जो हैं जो काम बहुत छोटा करते हैं, उनकी कुंडलियों के अंदर क्या होता है, अरिष्ट योग ज्यादा होते हैं। अगर कोई राजयोग बनता भी है तो अरिष्ट योग, जैसे यूं समझ लो कि आपने इत्र अपने कमरे में छिड़का और साथ में जो है कोई आदमी आपका केरोसिन का पीपा ले जाते समय उसने केरोसिन गिरा दिया कमरे के अंदर, तो अब बदबू जो है केरोसिन की आएगी, इत्र की नहीं आएगी खुशबू। तो वो क्या होता है ना कि हर लोग, जो गरीब आदमी भी है ना उसकी कुंडली में भी राजयोग हो सकता है, लेकिन उसकी कुंडली में एक अरिष्ट योग भी है, और अरिष्ट योग उसके अंदर मल्टीपल है। अरिष्ट योगों के ज्यादा हो जाने की वजह से इसीलिए क्या है कि गरीब से गरीब आदमियों में भी कुछ लोग बहुत स्किल्ड होते हैं, उनके राजयोग होते हैं, इसीलिए वो कारपेंट्री का काम बहुत अच्छा करते हैं, इसीलिए वो जो है मैसन बनते हैं, मिस्त्री बनते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनको जो है उनका ठेकेदार उनको निकाल नहीं सकता, क्योंकि जानता है ये मेरा पिलर है, यही आदमी जो है मेरी बिल्डिंग को, जहां भी मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ वहां पे अच्छा काम कर रहा है। उसका मतलब ऐसे आदमी की कुंडली में भी राजयोग है, वो तो स्किल्स भंग हो उसके जाता बढ़ा रहा है, स्किल्स है बढ़ा राजयोग रहा है। भंग। तो राजयोग तो होता ही है बहुतों की कुंडलियों, कोई भी कुंडली। अच्छा दूसरा, अभी हमने ना उस राजयोग की बात नहीं की, लक्ष्मी नारायण योग की। जैसे त्रिकोण और केंद्र का कोई भी संबंध होता है तो वो राजयोग बन जाता है। जैसे त्रिकोणों का स्वामी अगर केंद्र में बैठ जाए केंद्र के स्वामी के साथ तो राजयोग बन गया, लक्ष्मी नारायण योग। जो त्रिकोण भाव है लक्ष्मी भाव है और केंद्र भाव है विष्णु भगवान के भाव है, नारायण भाव है, तो वो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, तो बहुत पावरफुल राजयोग बन जाता है। उसी प्रकार से अगर केंद्र का भाव का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठ जाए और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठ जाए तो एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर किसी शुभ भाव में बैठ गए तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। तो हर एक की कुंडली में होता है। इसमें क्या है, जो जितने गवर्नमेंट के जो बड़े अफसर होते हैं उनकी कुंडलियों में नवम का दसम का संबंध बनता है, नवम का स्वामी दसम में दसम के स्वामी के साथ बैठा होता है, तो इसलिए वो सरकार के बड़े ओहदों पे आ जाते हैं। क्योंकि राज सिंहासन का राज समाज, राज गद्दी का हाउस है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का हाउस है, और ये भाग्य का हाउस है। नाइन्थ नाइन्थ और 10th का संबंध आपस में बन गया तो वो जो है राजा के नौकर बने और बड़े लेवल पे बने। ये आगे की क्लास में, कल की मतलब हम मंडे की क्लास में हम बात करेंगे। तो सर ये जो अरिष्ट योग हो जाते हैं, राजयोग होने के बाद भी जो इफेक्ट उनका कम हो जाता है, तो इनके उपाय या मंत्र जाप या जो भी है उससे कुछ इस पे इफेक्ट होता है पॉजिटिव? मेरे हिसाब से ना जो अरिष्ट योग बनाने वाले ग्रहों के दान करने चाहिए, राजयोग बनाने वाले ग्रहों के वैदिक मंत्र होने चाहिए।
ये होना चाहिए, या फर्क उनका पड़ता है। उपवास, या अरिष्ट बनाने वाले ग्रहों का उपवास होना चाहिए। उपवास का मतलब होता है पेनेंस। पेनेंस का मतलब है हम अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म का वो एक कार्मिक बैलेंस है, उसको खत्म करने के लिए हम उपवास रखते हैं। जैसे जो भी अरिष्ट योग बनाने वाले ग्रह होते हैं उनके हम उपवास करते हैं, दान करते हैं। और जो हमारे जो राजयोग बनाने वाले ग्रह होते हैं उनके हम वैदिक मंत्र कराते हैं, या उनके खुद हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे हमें अच्छे प्रभाव मिलते हैं। जी सर। चलिए आप लोग जो है व्हाट्सएप पे लिखिएगा, अब मैं क्लोज कर रहा हूँ क्लास को। तो हम लोग मंडे इस क्लास में राजयोग को फिर कंटिन्यू करेंगे। तो मंडे ट्यूसडे कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा करके इसको, अब क्योंकि सुनील जी को ने भी अब पूछना शुरू कर दिया, 30 क्लास से ऊपर चली गई है, तो इसलिए जो है सर हम लोग हमारी और कितनी क्लासेस बाकी हैं? मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्लासेस। उसके बाद प्रैक्टिस क्लास होगी? नहीं, इन्हीं में 3 क्लासेस में ही सब कुछ होगा। अच्छा। यानी कहने का मतलब है कि एक राजयोग की क्लास हमारी जो है मंडे को हम रख लेंगे, ट्यूसडे या वेडनेसडे की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, और थर्सडे या फ्राइडे में फिर हम प्रैक्टिस करके उसको रैप अप कर देंगे। तो सर सर मेरे को वेडनेसडे एक थर्सडे चीज और फ्राइडे रख लीजिए ना पूछनी सर। थी। हाँ, या फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे रख लेंगे। बस हाँ, दैट्स ऑल। ठीक है सर एक चीज मुझे क्लियर करनी थी गुरुजी कि जैसे हम एक लोग अभी कोई कुंडली अगर मेरा देखते हैं, हम्म अगर एकदम से हम अभी अगर देख लें और उसमें से हमें अभी भी बहुत सारी चीजें क्लियर ना हो पा रही हैं, तो उसमें हमारी क्या फॉल्ट है? मतलब हमारी उसमें क्या हमारा प्रैक्टिस देखो, कम है सबसे इसलिए? देखो इसमें क्या होता है ना, ये जैसे ऑक्सफोर्ड की ना पूरी लाइब्रेरी को पढ़ने के बाद भी आप बाइसिकलिंग नहीं सीख सकते, कोई भी नहीं सीख सकता। जबकि अगर तुम ना साइकिल चलाने पे 2-3 किताबें भी पढ़ लो, तुम साइकिल नहीं चला पाओगे जब तक तुम साइकिल पे खुद बैठ के नहीं चलोगे। जब तुम साइकिलिंग करना शुरू करोगी, तो इसका एक ही तरीका ये होता है कि मेरी जो क्लासेस हैं उसको तो याद कर लो, उसको बार बार सुन लो 2-3 बार, उसके बाद कुंडलियों पे उसको अप्लाई करो। जब तक कि साइकिल पे एक आदमी को नहीं छोड़ दिया जाए और पीछे से सपोर्ट देकर उसको 2-3 बार गिरेगा, गिरेगा जरूर वो 2-3 बार, लेकिन फिर सर उसकी कैसे बैलेंसिंग पता हो जाएगी। चलेगा कि हम सही देख रहे हैं गलत देख रहे हैं? वो तो उसी से पता चल जाएगा ना, क्योंकि जो तुम पास्ट के बारे में बात करोगी वो कुंडली का तो फ्यूचर है, तुम उससे पास्ट की बात करो ना, जिसकी इसको कुंडली देख रही वेरीफाई, है। इसकी कुंडली देख रहे हो, जी जी पास्ट जी। भी तो उस कुंडली का फ्यूचर है, क्योंकि वो जन्म के समय का बर्थ टाइम है, उससे कुंडली बनी हुई है। तो अगर सपोज वो जो व्यक्ति है 30 साल का है, तो 30 साल के पहले की बातें जो कुंडली से निकलती हैं वो बोलो, तो उनको वेरीफाई करेगा, वो कहेगा कि हाँ ये सही है, उसका मतलब हम सही लाइन पे जा रहे हैं। अगर वो कहेगा गलत है तो उसका मतलब हम गलत लाइन पे हैं। तो फिर ये समझो कि क्या वजह है कि अगर सपोज ये कह दिया भाई तुमको बहुत अच्छा पति मिलेगा, सपोज उसको अच्छा पति नहीं मिला, तो देखो कि हो सकता है सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह हो, इस वजह से पति अच्छा नहीं मिल रहा। ये ठीक है चलो, सर। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ओके सर, थैंक यू गुड सर। नाइट। गुड नाइट सर।